बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रेवाड़ी के हुडा ग्राउंड में चल रहे लंदन ब्रिज फन फेयर मेले में बड़ा हादसा पेश आया है। मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बड़ा झूला अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद मेले में एकाएक भगदड़ मच गई। वहीं झूला टूटने के कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। इधर घायलों के परिजनों ने प्रशासन और मेला मंडली पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, ना ही कोई एम्बुलेंस वहां मौजूद थी और ना ही मेले में खामियों को पहले देखा गया था। वहीं इस हादसे के बाद से मेले को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। ऊपर झूला झूल रहे थे, हमारे सामने वाले झूले पे मेरी बहन के छूट के ऊपर से झूला नीचे गिरा है। कितने बच्चे इसमें अभी घायल हैं? इसमें 2 बच्चे, एक मेरी बहन है। तो अचानक से क्या अचानक झूल जैसे का हिला, झूला एकदम टूट के नीचे गिर गया। झूला कहाँ के रहने वाले हैं आप? रेवाड़ी के ही रहने वाले हैं। हमने उस झूले को उठाया, दोनों बच्चे को साइड में किया है, धरा है, और उस लेडीज को। फिर उसके बाद हमने पूछा एम्बुलेंस कब आ रही है, ये बोल रहे रुको मत उठाओ बच्ची को, एम्बुलेंस आ रही है। मैं इतने तो टाइम नहीं है, बच्ची का सांस चल रहा था, तो हम अपने उठा के इनको यहाँ एडमिट। कंडीशन अभी तो सही नहीं है सर, इतना सर फटाफटा बहुत ज्यादा, उसकी माँ का काफी सीरियस है। फ्रैक्चर हमारी ऐसी बहुत ज्यादा मतलब राउंड हो गई थी बच्ची, और सर में तो बहुत ज्यादा लगी पड़ी है, अंदर तक सब कुछ दिख रहा है। तो इनमें से एक लड़की तो थोड़ी सी ठीक है, बाकी 2 देखने से लग रहा है कि थोड़े सीरियस है। बाकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो बाद में इंजरी की बात करें, कहाँ पे लगी है? इंजरी अभी वो सीटी स्कैन वगैरह ये सब होंगे, उसका फाइनल इंजरी बताई जाएगी। अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी यहाँ मेला चला हुआ था, मेले में झूला लगा हुआ था, झूले का एक पॉकेट नीचे गिर गया और गिरने से 2 बच्ची और एक महिला के चोटें आ गई, जिसको इलाज के लिए यहाँ अस्पताल मातृका भिजवा देगा। इलाज चला हुआ है और जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो प्रोसीडिंग हम कर रहे हैं। घायलों की कंडीशन की बात करें सर। और इधर हिसार में दरिंदगी के बाद मासूम बच्ची की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक पड़ोसी युवक पर 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या करने का बड़ा आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी और पड़ोस का युवक उसे अपने साथ ले गया था, जिसके बाद बच्ची अपने घर के सामने से ही लापता हुई थी। वहीं पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी युवक ने दुष्कर्म की बात भी कबूल ली है। इधर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मासूम बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बच्ची का शव ब्लू बर्ड झील के पास एक कूड़े के ढेर से बरामद किया गया है। 10 फरवरी को बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी थाना में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने बच्ची के परिजनों को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया है। उसको लाके अभी हॉस्पिटल में लेके आए हैं, डॉक्टर ने उसको डेड घोषित किया है और आगे पोस्टमार्टम के बाद जो भी डॉक्टर्स बताएंगे उसके साथ क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ उसकी बाद की बात है। सर पे चोट मार रखी, पत्थर से चोट मार रखी परिवार के प्रति, और वो उनका जो दुख है बांटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस घड़ी को मैं वापस नहीं लेके आ सकता, उस बच्ची की जान को वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के कानून में जो सख्त से सख्त सजा होगी ना, हम उसको वो दिलाने का प्रयास करेंगे। और वहीं हिसार उपमंडल के सरकारी स्कूल में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल चपरासी पर गाज गिरी है। पूरे मामले को दबाकर रखने पर शिक्षा निदेशालय ने महिला प्रिंसिपल और स्कूल चपरासी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इधर पुलिस ने आरोपी चपरासी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच अधिकारी के मुताबिक आरोपी चपरासी मासूम बच्ची को लड्डू खिलाने के बहाने स्कूल के क्लर्क ऑफिस लेकर गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 11 साल की एक बच्ची के साथ हाँ, एक दरखास्त प्राप्त हुई थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। 11 था किसी स्कूल के चपरासी पर। हाँ, लड़की का मामला में आरोप था जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। तफ्तीश श्री सतीश कुमार डीएसपी साहब ला रहे हैं। एक आरोपी अरेस्ट कर लिया जिसको आज कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद की लोक अदालत ने मौत के एक मामले में इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लोक अदालत ने सड़क हादसे में हुई मौत के बाद क्लेम केस में इंश्योरेंस कंपनी को 82 लाख रुपए की भारी भरकम क्लेम राशि देने के आदेश जारी किए हैं। वहीं वकीलों के मुताबिक यह प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जिसमें एक्सीडेंट में हुई मौत पर इतनी भारी भरकम क्लेम
पीड़ित परिवार को मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला 17 अक्टूबर 2020 का है। बल्लभगढ़ में सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार में महिला के 6 बच्चे और बुजुर्ग हैं। कोविड के चलते पूरे मामले में फैसले को लेकर देरी हुई, लेकिन लोक अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को अब 82 लाख रुपए का क्लेम देने के आदेश जारी किए हैं। मेरे हस्बैंड को 17 अक्टूबर को 2020 में एक्सीडेंट खत्म हो गए थे सर्वोदय में। मेरे 6 बच्चे हैं, 7 मैं हूँ, मेरे बुढ़े बुढ़िया हैं, हम इतने परिवार हैं। जो पैसा मिलेगा मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में। फिर आपने कोर्ट केस किया? हाँ, मैंने कोर्ट केस किया। जब मेरे को आज फाइनल हुआ, मेरे वकील अशोक गौतम ने मेरा केस लड़ा। जब मेरा काम लोक अदालत में केस फाइनल। ये इसका मंजू का हस्बैंड था रामवीर, उसकी डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में, और ये कंपनी में जॉब करता था। और इसके माइनर बच्चे हैं, 5 बच्चे माइनर है, एक मेजर हो गया, और माँ बाप हैं। उनको क्लेम देखते हुए सेटलमेंट किया था। आज लोक अदालत में सेटल हो गया है 82 लाख में। इसमें एनके गर्ग साहब का बहुत योगदान है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हैं। मैं पिटिशनर की तरफ से अशोक कुमार गौतम, और ये चालिया जी की कोर्ट ने डिसाइड किया है कंप्रोमाइज में, और सेटल हो गया। मंजू देवी उसके हस्बैंड रामवीर थे, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तो वो एक्सपायर हो गए 3 साल पहले। तो केस कोर्ट में केस पेंडिंग था। एएस चालिया जी एडीजे फरीदाबाद, उनकी अदालत ने दोनों पक्षों को सुन के, कंपनी को सुन के, वो 82 लाख रुपए में फैसला हो गया। कंपनी 2 महीने में इसकी पेमेंट करेगी। और मेरी समझ में, मैं 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ है 82 लाख रुपए का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजनीतिक खबरों की। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने अपने जन्मदिन पर रोहतक में कार्यक्रम कर पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। वहीं इस सवाल को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि वो पहले भी ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है। वो कांग्रेस में 6 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इधर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अशोक तंवर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। नहीं, कोई वो नहीं है। तो हर साल आपने पहले भी देखा, पहले किसके खिलाफ? हमारे तो पिछली बार जींद में था, उससे पिछली बार करनाल में था। यहाँ इसकी धरती पे ना कोई नहीं। हमारे ये, मैं तो देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति हूँ, और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, इसीलिए और जज्बे के साथ लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं आप? कोई दौड़ में नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो पार्टी ने काम दिया है उसके प्रदेश अध्यक्ष तो मैं 6 साल रह तो लिया, देश के अध्यक्ष रह लिए, प्रदेश के रह लिए। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे गुप्ता जी हो, और कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, पार्टी उनको मान सम्मान के साथ उचित काम दे और वो काम करके दिखाए। तभी पार्टी भी बढ़ेगी, तभी ये देश भी बचेगा, तभी हम लोगों को जो है आज 75 साल बाद ये अमृतकाल जिसको कह रहे हैं, उसमें सुविधाएं तो ये दे नहीं पाए। और वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर से अडानी और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद भी मौजूदा सरकार ने ज्वाइंट संसदीय कमेटी से इस पूरे मामले की कोई जांच नहीं करवाई और जांच करवाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अडानी को विदेशों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए और देश में अडानी ने अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला किया है, जिसकी जांच होनी ही चाहिए। साथ ही एलआईसी और पंजाब नेशनल बैंक भी अब भरोसे लायक नहीं रहे हैं। जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई तो रातों रात दूसरे नंबर से 20वें नंबर पर पहुंच जाना। जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान शेयर होल्डर्स का हुआ, या एलआईसी जिसका कहते थे कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आज क्वेश्चन मार्क लग गया। एक गरीब मजदूर ने अपने मकान के लिए पैसे बनाने के लिए जमा पॉलिसी ली, बच्चों की पढ़ाई के लिए पॉलिसी ली, बेटी के विवाह के लिए पॉलिसी ली। आज सोचते हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। आम आदमी पार्टी ने संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले
सर्वदलीय बैठक में मांग की थी कि इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, इसकी जांच हो। सत्ता में बैठी सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, राष्ट्रपति का हम पूरा सम्मान करते हैं, परंतु देश को एक संदेश देने के लिए हमने उसका बहिष्कार किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में किसानों से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आलू उत्पादक किसानों का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में जो आलू 600 रुपए में बिकता था, वही आलू अब पिपली अनाज मंडी में मात्र 150 रुपए तक ही बिक रहा है। प्रदेश में आलू उत्पादक किसानों की हालत काफी पतली है। हुड्डा ने कहा कि मनोहर सरकार योजनाएं तो खूब लेकर आ रही है, लेकिन आम जन तक उसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। पूर्व सीएम ने कहा कि मनोहर सरकार ने पिछले 8 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका प्रदेश की जनता को फायदा मिला हो। वहीं प्रदेश में डॉक्टर्स का ड्रेस कोड लागू होने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर ही तंज कस दिया। हुड्डा ने कहा कि सरकार में बैठे लोग आए दिन नए नए कानून बनाकर आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ड्रेस कोड लगाने से पहले विज साहब को चाहिए कि वो खुद नहा कर आएं। डॉक्टरों का ड्रेस कोड बनाएंगे, आज में पढ़ रहा था, डॉक्टरों का ड्रेस कोड बनाओगे भाई? डॉक्टर सब अपना पैंट बुशर्ट पहन के आते हैं, सब खुद आ सकते हैं। और कौन कह रहा है ये डॉक्टर ड्रेस कोड होना चाहिए, साफ होना चाहिए? उनके हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, विज साहब। वो खुद तो रह लें भाई, अपनी ड्रेस खुद देख लें, वो नहा धो के आए तो अच्छी बात रहेगी ना। उनको टारगेट प्राइवेट वो तो मैं कह रहा हूँ, सारा काम ठेका पोर्टल, जबकि इनका सरकार में जब ये वायदा था हम ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे, ये खुद ही सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया, कौशल रोजगार उसमें लीगलाइज कर दिया। हाँ, लीगलाइज कर दिया। और इधर हिसार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के लॉकर से 70 तोला सोना और डायमंड गायब होने के मामले को अब पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि कई बैंकों के लॉकर रिपेयर करने वाले मैकेनिक कृष्ण सोनी ने ही इस चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की मिली भगत का भी शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से अभी पूछताछ का दौर जारी है। जैसा कि आपको पहले से ही मालूम हुआ कि दिनांक 30/12/2022 को आशा रानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेलवे रोड शाखा के बैंक लॉकर से सोने व डायमंड के आभूषण चोरी होने बारे शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेलवे रोड हिसार में अपना लॉकर नंबर 318 लिया हुआ है, जिसमें करीब 70 तोले सोना व 3 डायमंड के सेट रखे हुए थे। जब वह इससे पहले वो 11/12/2022 को बैंक लॉकर में अपने जेवरात रखने के लिए गई थी और उसके सभी जेवरात उसमें ठीक ठाक थे। उसके बाद वो 30/12/22 को अपने जेवरात निकालने के लिए गई तो लॉकर में उसके जेवरात नहीं मिले, जिसकी शिकायत उसने बैंक प्रबंधन को की थी। और उसके बाद 31/12/2022 को एसटीएम थाना में इसके बारे में शिकायत की थी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका में चल रहे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, जिसके पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत के साथ अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले महामुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से रोन डाला। पाकिस्तान की टीम ने भारत को 150 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से जेमिमा रोड्रिगेज ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं ऋचा घोष ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और भारत को ये जीत दिलाई है। वहीं भारत की जीत पर रोहतक में भी जश्न मना और टीम की सदस्य शेफाली वर्मा के परिजनों ने पहले मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की है। जी, बहुत अच्छा मैच रहा और पाकिस्तान का भी हाई स्कोर था, लेकिन यही था कि भाई पहले ओपनर क्या कर पाएंगे इंडिया के लिए, तो ओपनिंग अच्छी साझेदारी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें जीत भी मिली है। पूरी इंडिया को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, पूरी टीम को, और ऐसे ही अपना जीत दर्ज करते रहो और आगे बढ़ते चलो। हाँ, वो मैंने यही बोला था, कल फ़ोन पे बात हुई थी तो यही बोला था कि भाई अपना कॉन्फिडेंस लेवल और पॉजिटिविटी ही रखनी है और टीम के लिए ज़्यादा स्कोर करना है। तो कोई बात नहीं, वो 33 किए हैं लेकिन बेस्ट किए हैं। वो एक छक्के पे बस उनका छूट गया था और अपना पकड़ा गया, ये रह गया बस।
मैं यही कहूँगी बेटा बहुत अच्छा खेली, ऐसे ही आगे से आगे खेलते रहा कर। और बहुत अच्छा रहा, इंडिया जीत गई पाकिस्तान से। तो बहुत डबल खुशी हो रही है। हाँ खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है। तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि बॉक्स स्कोर हायर था। नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा था, इसके पापा को लग रहा था। फिर मैं यही कह रही थी कि 2 ओवर पहले जीत देंगे।